तो डिटेल में रिवीजन करेंगे हम सैलरी का, और इतना डिटेल में बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे, मुझे लगता है कम से कम 1 घंटा तो लगना चाहिए। हो सकता है रिकॉर्डिंग करने के बाद 1.5 घंटा हो जाए या उसके आसपास हो जाए, क्योंकि हम सारी चीजें कवर करेंगे इसके अंदर। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, प्रोविडेंट फंड्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, सब कुछ कवर करने वाले हैं। लेकिन ये फायदा तभी है जब आप ऑलरेडी सारा का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इनकेस आपने चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, तो एक बहुत हल्का सा और व्यू आएगा, बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये हम इसी हिसाब से करेंगे कि आपने ऑलरेडी ये पहले एक बार पढ़ रखा है। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 हमें बताता है सैलरी की कंप्यूटेशन कैसे करनी है। उसमें बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एडवांस सैलरी, ये सब कुछ आ जाता है। और इस सबको ऐड करने के बाद हम इसे बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। इसमें से हम डिडक्शन लेस करते हैं 16 में, और इसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, और एक हमारी एंटरटेनमेंट अलाउंस होती है, और एक हमारी प्रोफेशनल टैक्स के लिए डिडक्शन होती है। 3 डिडक्शन लेस करते हैं और इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाता है, जो टैक्सेबल पांचों ऐड की इनकम ऐड करके हम ग्रॉस टोटल इनकम के लिए ऐड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिडक्शंस की बात करते हैं। सेक्शन 16 में 16 आईए है हमारे पास, जिसे फर्स्ट ए या 1A भी कुछ कह देते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं इसको। स्टैंडर्ड डिडक्शन हम ग्रॉस सैलरी में से लेस करते हैं, और ये होती है 50,000 रुपए या एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी, जो भी कम हो। और ये हमें दोनों ही टैक्स रिजीम में मिलेगी, नए या पुराने दोनों में ही हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। इसके बाद आती है सेक्शन 16 सेकंड, जिसमें है एंटरटेनमेंट अलाउंस। और ये एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलती है केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। याद रखने की बात है, केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। और एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ही एम्प्लॉय आएंगे, और लोकल एम्प्लॉयज नहीं आएंगे। और कम से कम जो मिनिमम अमाउंट है वो आपको डिडक्शन मिलेगा, जो है ए एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, जिसे हम 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी भी कह सकते हैं। और थर्ड है हमारे पास मैक्सिमम लिमिट विच इज 5,000। तो इन तीनों में जो सबसे कम अमाउंट है वो हमारा डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 16 सेकंड, एंटरटेनमेंट अलाउंस। डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस की आपको ऑप्शनल टैक्स रिजीम में ही मिलेगी। इसका मतलब कि अगर आप रेगुलर टैक्स रिजीम में जाते हैं 115 BAC 1A में, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये ओल्ड टैक्स फॉर्मेट में ही आपको डिडक्शन मिलने वाली है, इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। सेक्शन 16 थर्ड है, जो प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स की डिडक्शन मिलती है। इसमें यह बात ध्यान रखना है कि अगर इसकी जो भी हमने पेमेंट कर दिया, ये पेमेंट बेसिस पर हमें डिडक्शन मिलेगी, और जो भी हमने पेमेंट कर दिया उसकी डिडक्शन मिलेगी। पेमेंट अगर एम्प्लॉय ने करा है तो सीधा इसका डिडक्शन मिलेगा। पेमेंट अगर एम्प्लॉय ने करा है तो ये पहले परक्विजिट की तरह टैक्सेबल हो जाएगा ऊपर, और बाद में 16 थर्ड में डिडक्शन मिल जाएगा। अगर एम्प्लॉय ने पेमेंट करा है तो केवल डिडक्शन मिलेगा, फिर टैक्सेबल ऊपर नहीं होगा। इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। डिडक्शन जो है 16 थर्ड में प्रोफेशनल टैक्स, ये भी केवल और केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है, तो आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जाना पड़ेगा अगर आप ये वाली डिडक्शन लेना चाहते हैं तो। इसके बाद हम अलाउंसेस की बात करते हैं। अलाउंसेस को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 1 अलाउंसेस जो एग्जेम्प्ट होती है कुछ पर्संस के लिए। कैटेगरी 2 अलाउंसेस जो एग्जेम्प्ट होती है कुछ अमाउंट तक। और कैटेगरी 3 जो फुली टैक्सेबल अलाउंसेस होती है, तो हम कैटेगरी 1 और 2 को कंसीडर करेंगे, डिस्कस करेंगे। बची हुई तो फुली टैक्सेबल हो ही जाएंगी अलाउंसेस, जो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अलाउंसेस जो एग्जेम्प्ट है कुछ लोगों के लिए, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए, एम्प्लॉई है यूएनओ के, सैलरी अलाउंसेस रिसीव्ड बाय टीचर एंड प्रोफेसर्स और रिसर्च स्कॉलर्स फ्रॉम सार्क मेंबर कंट्रीज, डेली एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस एमएलए की, एनी अलाउंस रिसीव्ड बाय एमपी,
All other allowances up to 2000 received by MLA. Exemption would be available to an SSC only if he exercised the option of shifting out of the default tax regime under section 115 BAC. तो ये जो है ये हमारी अलाउंसेस हैं जो MP MLA के लिए है, ये जो 2000 की है उसके लिए ये नोट है, मतलब सी पॉइंट के लिए, ठीक है। और ये जो है अलाउंसेस एंड परक्यूजिट्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया वर्किंग आउटसाइड इंडिया, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो हमारे को ध्यान रखना है, वैसे मुश्किल होता है इस टाइप का कोई पॉइंट है, लेकिन एमसीक्यू में आपका आ सकता है। और उसके बाद हमारा जो मेन कैटेगरी है जिसमें हम बहुत ज्यादा अच्छे से देखते हैं वो है कि अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अप टू सर्टेन अमाउंट, और इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं HRA हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस है सेक्शन 10(13)A में एग्जेम्प्ट होता है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। नंबर 1 एक्चुअल HRA रिसीव्ड, ये लेकिन इसमें एक्चुअल HRA रिसीव्ड उसी पीरियड का लेंगे जिस पीरियड में किराए के मकान में एम्प्लॉय रहता है। सपोज वो किराए के मकान में नहीं रहता है और उसको एक्चुअल HRA मिल रहा है, और लेकिन वो किराए के मकान में नहीं रहता है, अपने मकान में रहता है या फिर अपने पेरेंट्स के मकान में रहता है, दोस्त के यहाँ रहता है, मतलब किराया नहीं देता, तो उस पीरियड को हम लेंगे ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं जिस समय रेंटेड हाउस में नहीं रहा जाता है वो HRA फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, या सैलरी का मीनिंग स्टैंडर्ड सैलरी होता है, उसको भी अभी हम देख लेंगे। 50% सैलरी इन मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और 40% अदर सिटी। अगर आपको नहीं बताया गया है कौन सी सिटी में रहता है एम्प्लॉय, तो आप इसे क्या मानेंगे, अदर सिटी मानेंगे और 40% दे देंगे। मैं आपको ये बातें भी बताता हुआ चल रहा हूँ साथ के साथ। HRA के लिए जो सैलरी ली जाती है उसे कहीं स्टैंडर्ड सैलरी बोला नहीं जाता, लेकिन हम अपने लिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सैलरी 90% जगह यूज होती है, तो इसे हम स्टैंडर्ड सैलरी का नाम दे देते हैं। इसके अंदर 3 चीजें आती है। बेसिक सैलरी डीए स्पेशल वाला डीए क्या होता है, विच इज टेकन एज ए पार्ट ऑफ सैलरी एज पर द हमारा जो एम्प्लॉई का एग्रीमेंट होता है, एंड इट इज टेकन एज ए पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो ये सब हमारा डीए स्पेशल माना जाता है, मतलब सैलरी का पार्ट। और एक कमीशन अगर फिक्स परसेंटेज बेसिस पर दिया जाता है सेल पर, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उस वजह से। तो ये 3 चीजें हमें सैलरी में लेनी होती है। ज्यादातर सैलरी का मीनिंग यही होता है। अगर सैलरी का मीनिंग ये नहीं होता है तो हम देख लेंगे कोई और मीनिंग सैलरी का क्या है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये HRA की डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जाएंगे, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे। नेक्स्ट है स्पेशल अलाउंसेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। ऑफिस की ड्यूटी के लिए कुछ आप अलाउंसेस मिलती हैं आपको, तो ये उतनी ही एग्जेम्प्ट होती हैं जितना आप खर्चा कर देते हैं, और जितना आप बचा लेते हैं उतना आपके लिए टैक्सेबल हो जाता है। जितना पैसा आपकी जेब में बच कर जाएगा वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ये अलाउंसेस होती हैं जैसे ट्रेवलिंग अलाउंस। तो ट्रेवलिंग अलाउंस होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऑफिस के काम से, ये आपको एग्जेम्प्ट होती है दोनों ही टैक्स रिजीम में, ओल्ड या न्यू दोनों में। एक होती है हमारी डेली अलाउंस, ये बाहर जाते हैं टूर पर तो वहां पर खर्चा करने के लिए, ये भी दोनों ही टैक्स रिजीम में आपको अलाउ होती है। कन्वेंस अलाउंस होता है एक जगह से दूसरी जगह लोकल में जाने के लिए, ये भी आपको ऑफिस पर्पस के लिए अगर काम से जा रहे हैं और अलाउंसेस मिल रही है तो दोनों ही टैक्स रिजीम में आपको ये अलाउंस की डिडक्शन मिल जाएगी। हेल्पर अलाउंस होता है कि आप अपने किसी पैसा दिया कि आप हेल्पर से काम करा लीजिए, लेकिन ये केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में ही आपको डिडक्शन मिलने वाली है। एकेडमिक अलाउंस, ये भी कुछ सीखने के लिए आपको अलाउंस मिला, ये भी केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में ही आपको मिलने वाली है। और यूनिफॉर्म अलाउंस, ये भी केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में ही आपको मिलने वाली। तो न्यू टैक्स रिजीम में ये तीनों नहीं मिलेंगी, पिछली तीनों मिल जाएंगी। इसके बाद ये इतनी एग्जाम्प्ट होंगी जितना एक्चुअल अमाउंट मिला या एक्चुअल खर्चा किया, दोनों में से जो भी कम है वो आपको ये डिडक्शन मिल जाएगी, अलाउंसेस में से एग्जाम्प्ट हो जाएगी।
अगर आपको नहीं बता रखा कि एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है, तो जितना अलाउंसेस मिला है हम मानेंगे पूरा का पूरा खर्चा हो गया है और 100% आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में और चिल्ड्रन अलाउंस में। चिल्ड्रन अलाउंस अलग होता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलग होता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलता है, इसमें एग्जम्पशन हमें मिलती है ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के लिए और 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के लिए मिलेगा, तो आपको क्या देखना है एक्चुअल में आपको अलाउंस कितना मिला ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के लिए, और 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के लिए। फिर उसमें से जो भी कम होगा वो आप एग्जेम्प्ट कर देंगे। लेकिन ये केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में ही आपको डिडक्शन मिलेगी, न्यू में ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। हॉस्टल अलाउंस में सब कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहां पर एक्चुअल चिल्ड्रन ये हॉस्टल अलाउंस है। हॉस्टल अलाउंस, एक्चुअल हॉस्टल अलाउंस जो मिला है 2 बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा या 300 रुपए पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, जो भी कम हो वो आपको मिल जाएगा हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, और ये भी ओल्ड में ही मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय मिलता है, ये हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को ही मिलता है ना, दिव्यांग एम्प्लॉय को ही मिलेगा, और घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए होता है ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये जो एग्जाम्पशन है ये एक्चुअल अमाउंट या फिर ज्यादा से ज्यादा 3200 रुपए पर मंथ, जो भी कम है इन दोनों में से वो आपको डिडक्शन एग्जाम्पशन मिल जाएगी। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है कि ये ओल्ड और न्यू दोनों में ही आपको मिलती है, दोनों में ही डिडक्शन एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगी। अंडरग्राउंड अलाउंस, जमीन के नीचे अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसे अननेचुरल क्लाइमेट में काम कर रहा है तो एग्जाम्पशन है एक्चुअल अमाउंट या 800 रुपए पर मंथ, जो भी कम हो, लेकिन ओल्ड में ही आपको ये मिलने वाली है। नेक्स्ट है पर्सनल अलाउंस फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो जो भी कंपनी में, ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं उनको हमें मिलती है, तो आउट स्टेशन अलाउंस भी कहा जा सकता है। 10,000 रुपए पर मंथ या 70% ऑफ अलाउंस, जो भी कम हो ये एग्जम्पशन मिल जाएगी, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलने वाली है, न्यू में नहीं मिलेगी। ट्राइबल एरिया या स्केड्यूल बैकवर्ड रिमोट एरिया अलाउंस, इसमें एग्जम्पशन मिलती है एक्चुअल अमाउंट या 200 रुपए पर मंथ, और जो भी कम हो, बट ये भी ओल्ड में ही मिलेगी, ओल्ड में ही मिलेगी, न्यू में नहीं मिलेगी। तो कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, तो कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस है ये एक्चुअल या 2600 पर मंथ, जो भी कम है बट ओल्ड में ही मिलेगी। ये भी कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस है, ये 1000 पर मंथ है, मैक्सिमम एग्जम्पशन बट ओल्ड में ही है। ये भी बॉर्डर एरिया अलाउंस 1300 रुपए पर मंथ तक होती है, ये भी ओल्ड में ही आपको मिलती है। अब है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, तो जो हमने अलाउंसेस के बारे में बातचीत नहीं करी, जो अलाउंसेस अभी तक हमने नहीं देखी, वो सब फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगी। जैसे डीएनएस अलाउंस, उसके बारे में हमने कोई बात नहीं करी। चिल्ड्रन अलाउंस, डॉग अलाउंस, कोई हमने बात नहीं करी, तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। इसके बाद है थोड़ा सा हम देखते हैं फुल्ली टैक्सेबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम एंड पार्टली एग्जम्प्ट अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ये क्या है। हाउस रेंट अलाउंस न्यू टैक्स रिजीम में फुल्ली टैक्सेबल है और पार्टली टैक्सेबल है ओल्ड में, क्योंकि ओल्ड में ही एग्जम्पशन मिलती। स्पेशल अलाउंसेस एक्सेप्ट ट्रेवलिंग, डेली एंड कन्वेंस, क्योंकि ये कन्वेंस अलाउंस डेली और ट्रेवलिंग में हमने कहा था कि ये हमको दोनों में मिल जाएगी। इसके अलावा जो बाकी सारी अलाउंसेस है वो नहीं मिलती है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो हमारी
तो यहाँ पर क्या है, 4 अलाउंसेस हैं, ट्रेवलिंग, डेली, कन्वेंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। जो इनके अलावा बाकी अलाउंसेस लगभग हाउस रेंट अलाउंस और ये बाकी सब कुछ कहाँ पर नई वाले में टैक्सेबल हो जाती है। तो नई वाले में 4 जिनकी एग्जम्पशन मिलती है वो है, याद करने के लिए आसानी रहेगी। तो आप कह सकते हैं ट्रेवलिंग, डेली, कन्वेंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये चारों अलाउंसेस नए में पुराने में दोनों में मिलेंगी। बाकी सारी अलाउंसेस की एग्जम्पशन केवल पुरानी में मिलेगी, नई में नहीं मिलेगी। तो ये आसान तरीका है याद रखने का, केवल 4 अलाउंसेस हैं जो आपको नई में मिलेंगी। फुली एग्जम्प्ट ओनली अंडर द ऑप्शनल टैक्स। जो ऑप्शनल टैक्स है उसमें फुली एग्जम्प्ट है, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं। सैलरी अलाउंस, अच्छा इसमें मैंने गलती से उस समय मुंह से निकल गया था, मेरे से थर्ड पॉइंट है, तो इसमें लिखा फर्स्ट एंड थर्ड अबव द रेस्पेक्टिव एक्ट प्रोवाइड एग्जम्पशन वगैरह सब बता रखा है। तो अलाउंसेस, हाई कोर्ट और ये सब स्टैट्यूटरी अलाउंस ये सब फुली एग्जम्प्ट है, केवल किस में, पुराने वाले में। नए वाले में एग्जम्पशन इनको भी नहीं मिलेगी, जो हमने पढ़ा था ना फुली एग्जम्प्ट हो जाएगा वो वाला। और फुली एग्जम्प्ट अंडर बोथ टैक्स रिजीम, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग आउटसाइड इंडिया, इसमें दोनों को ही मिल जाती है। जो इंडिया के बाहर गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करते हैं वो दोनों को ही एग्जम्पशन मिल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में 4 चीजें होती है, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। ये 4 चीजें होती है प्रोविडेंट फंड में। और हमारे प्रोविडेंट फंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो जाता है। तो एक एक करके हम सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के लिए। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, रेलवे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए होता है। और टैक्स ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फ्री होता है, एग्जम्प्ट होता है, इसमें कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता है। इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट हो जाता है। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो कभी भी टैक्सेबल होता ही नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो कभी भी, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कभी भी टैक्सेबल नहीं होता है, क्योंकि वो अपना ही पैसा जमा करा रहा है। हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट की, और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट की। 4 चीजें जो बोली थी उसमें से 3 चीजों की टैक्सेबिलिटी हम चेक करते हैं। चौथा जो एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन है वो तो हमेशा ही फ्री होता है, ठीक है। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस 12% स्टैंडर्ड सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है, उसके बाद टैक्सेबल हो जाता है। और इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, चाहे एम्प्लॉय का हो चाहे एम्प्लॉयर का हो, और उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाता है। तो ये अवेलेबल रहता है दोनों ही टैक्स रिजीम में, चाहे नया हो चाहे पुराना। आरपीएफ पर सेम ट्रीटमेंट है, 12% और 9.5% दोनों में ही रहता है, ठीक है। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(11) मतलब स्टैट्यूटरी एंड 10(12) मतलब रिकॉग्नाइज would not be available in respect of interest accrued during the previous year to the extent it relate to the amount or the aggregate of amount of contribution made by that person exceeding 2,50,000 in any previous year। तो अगर 2.5 लाख से ऊपर आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो आप गरीब है ही नहीं बिल्कुल, तो इंटरेस्ट की एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी, जो भी आपने 2.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन किया है। और अगर employee if the contribution made by such employee is in the fund is in which there is no employer, employer का contribution नहीं है, employee अकेले अपने दम पे पैसे जमा करा रहा है, तो ये लिमिट 2.5 लाख की बजाय 5 लाख हो जाएगी। और ये बात ध्यान रखनी है कि 31 मार्च 2021 तक कोई टेंशन नहीं है, ये 1 अप्रैल 2021 के बाद से शुरुआत हुई। Tax treatment of unrecognized provident fund during the period of service is fully exempt, कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, चाहे इंटरेस्ट हो चाहे कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का हो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या होता है वो हम दोबारा से अभी बात कर लेंगे रिटायरमेंट वाले सेक्शन में।
फाइनेंस एक्ट 2020 ने एक और इंट्रोडक्शन किया था, जहां पर ये बोला था कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर एक साल में 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम एम्प्लॉय के लिए परक्यूजिट मानेंगे। और वो परक्यूजिट थी हमारी सेक्शन 1727 और 1727A में। 1727 में जितना 7.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन है वो, और हमारा ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एनपीएस में 80CCD1 में और अप्रूव सुपर एनुएशन फंड में जो अमाउंट डाला है उसका अमाउंट का देखा जाएगा। अगर 7.5 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो वो 1727 में टैक्सेबल हो जाता है, और इसके ऊपर का इंटरेस्ट 1727A में टैक्सेबल होता है, जिसके ऊपर हमने काफी बड़ा डिटेल में 2-3 एग्जांपल इलस्ट्रेशन किए थे, तो वो आपको करने की जरूरत पड़ेगी। तो जो हमारा 7.5 लाख का ऊपर का कंट्रीब्यूशन है वो 1727 में, और उस एक्सीडेड कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट 1727A में टैक्सेबल हो जाता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड वो होता है जहां पर एम्प्लॉय खुद जमा कराता है, वो एम्प्लॉयर खुद जमा नहीं कराता है, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उस पे इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं है, केवल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट है जो कि एग्जेम्प्ट होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं परक्यूजिट्स की। अब जो परक्यूजिट्स है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है या उसके फैमिली मेंबर को देता है। फैमिली मेंबर का होता है स्पाउस, चिल्ड्रन और उनके स्पाउसेस, पेरेंट्स, सर्वेंट्स, अदर डिपेंडेंट, उन सबको अगर कोई और बेनिफिट भी दिया जाता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है, क्योंकि कई बार टैक्स बचाने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के नाम की बजाय उसके फैमिली मेंबर को बेनिफिट दे देता है। तो परक्यूजिट्स की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जनरली ये फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती है, तो इसकी हमें वैल्यूएशन सीखनी पड़ेगी। और जो भी वैल्यूएशन आएगी उसमें से हम एम्प्लॉय से कुछ भी रिकवर कर रहे हैं तो वो अमाउंट माइनस हो जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा। जो भी वैल्यूएशन है माइनस एम्प्लॉय ने जो एम्प्लॉयर को इस परक्यूजिट के लिए पेमेंट किया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय एंड स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एंड टैक्स फ्री परक्यूजिट्स। तो सबसे पहले परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज, जिसमें रेंट फ्री एकोमोडेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, contribution to superannuation fund, interest free loan, free traveling, free lunch, gift, credit card facility, club facility, movable asset का use, transfer of movable asset, medical facility, LTC, sweat equity shares and other benefits आ जाते हैं। ये सब हमें देखने हैं। तो सबसे पहले रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अप्लाई प्रोवाइड करी है, तो इसका होता है एम्प्लॉय गवर्नमेंट है, तो वो एज पर द वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट जो जनरली लाइसेंस फी होती है, तो लाइसेंस फी को ही हम वैल्यूएशन मान लेंगे अनफर्निश्ड हाउस की। और फर्निश्ड हाउस के लिए चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों के लिए 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इफ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर वो ऐड हो जाएगा। कॉस्ट उसका अपना है, एम्प्लॉयर का अपना है, और अगर एम्प्लॉयर ने किराए पर लिया है तो किराया ले लेंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो परक्यूजिट है, ये फैसिलिटी है, फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहा है, अगर एम्प्लॉयर का अपना फर्नीचर है तो 10% ऑफ कॉस्ट, और अगर एम्प्लॉयर ने किराए का लेकर दिया है तो किराया वो हम फर्निश्ड हाउस के लिए ऐड कर लेते हैं। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और अनफर्निश्ड हाउस है, और हाउस किसका है, एम्प्लॉयर का अपना, तो हम क्या लेंगे, 10% ऑफ सैलरी इन सिटीज जहां पर पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है एज पर द 2011 सेंसस, और 7.5% ऑफ सैलरी जहां पर हमारी पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है बट 40 लाख तक है, और 5% सैलरी जहां पॉपुलेशन अप टू 15 लाख है। एकोमोडेशन अगर किराए पर लेकर के दिया है तो रेंट या 10% ऑफ सैलरी, जो भी हमारा अमाउंट कम आएगा वो हम ले लेंगे। तो अगर किराए का लिया है तो 10% मैक्सिमम हो सकता है, और अभी ये इस साल से है, नेक्स्ट ईयर से इसमें थोड़ा सा कुछ और भी चेंजेस आएंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी आपके मतलब
हम्म, तो आपको मैक्सिमम 10% ही आपके लिए टैक्सेबल होगा। फर्निश्ड है तो सेम जो हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पढ़ा था कि अगर अपना एम्प्लॉयर का फर्नीचर है तो 10% पर एनम कॉस्ट का ले लेंगे, और अगर किराए का फर्नीचर लिया है तो वो किराया ले लिया जाएगा। यहाँ पर सैलरी का मीनिंग कुछ और है रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए। तो यहाँ सैलरी का मीनिंग क्या है, सैलरी में क्या क्या आएगा। तो सैलरी में हमारे पास आएंगी बेसिक सैलरी, डीए, और डीए कौन सा वाला, स्पेशल डीए, बोनस, कमीशन। कमीशन दोनों आएंगे, चाहे फिक्स परसेंटेज है चाहे अमाउंट में फिक्स है, दोनों ही आएंगे। और ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस एंड मॉनेटरी पेमेंट्स, इसका मतलब कि सारी की सारी कैश पेमेंट आ जाएंगी, और बेसिक सैलरी आएगी, बस डीए स्पेशल आएगा। तो ये हमारा सैलरी का मीनिंग है। ठीक है, इसके बाद सैलरी में क्या नहीं आएगा, तो सैलरी के अंदर पीएफ नहीं आएगा, परक्यूजिट्स की वैल्यूशन नहीं आएगी, एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी नहीं आएगी, और कोई भी डिवेंचर्स, ईसॉप वगैरह नहीं आएगा। तो ये सैलरी का मीनिंग अलग है रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए। अगर एकोमोडेशन होटल में है तो 24% ऑफ सैलरी हो जाएगा इन प्लेस ऑफ 10%, क्योंकि होटल का खर्चा ज्यादा होता है। अब है हमारा सेकंड रेंट फ्री एकोमोडेशन के बाद सेकंड टाइप की परक्यूजिट है, जहां पर है वैल्यूएशन ऑफ मॉनेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय द एम्प्लॉयर। मतलब एम्प्लॉय की कोई भी पर्सनल खर्चा है और उसकी पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, तो वो टैक्सेबल हो जाता है सभी टाइप के एम्प्लॉयज के लिए। जैसे कोई गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वॉचमैन, चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। और ये बहुत बार आता है कि क्वेश्चन में लिखा होता है कि एम्प्लॉयर ने प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट करी है एम्प्लॉय की, तो हम टैक्सेबल कर देते हैं पहले, बाद में वो डिडक्शन मिल जाती है अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहता है तो। अब हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या डिफर्ड एन्युटी प्रीमियम है, तो ये ड्यू बेसिस पर है, यहाँ पर है पेड और पेबल, तो ड्यू बेसिस पर है। अगर एम्प्लॉयर ने कोई भी पेमेंट करा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या एन्युटी प्लान का एम्प्लॉय का, तो वो परक्यूजिट की तरह टैक्सेबल हो जाता है, बाद में 80C की डिडक्शन मिल जाती है ओल्ड टैक्स रिजीम में। हम बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज अंडर ईसॉप और स्वेट। यहाँ पर ईसॉप है, ईसॉप होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या स्वेट इक्विटी शेयर्स, जहां पर अपने एम्प्लॉयज को सस्ते या फ्री में शेयर दिए जाते हैं, तो उसमें बेनिफिट हो जाता है एम्प्लॉय का, तो उसका जो बेनिफिट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे लिस्टेड सिक्योरिटी है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो हम क्या करेंगे, तो अगर फ्री में दिए गए हैं कंसेशन पर, तो हम क्या करेंगे, जिस दिन मिले हैं उस दिन का ओपनिंग क्लोजिंग रेट का एवरेज ले लेंगे, और उस एवरेज रेट के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। मान लिया मुझे एक शेयर मिला जिसका ओपनिंग रेट 1200, क्लोजिंग रेट 1250 है, तो 1200 और 1250 का एवरेज हो गया 1225 रुपए। अगर वो मुझे फ्री में मिला तो 1225 पर शेयर, जितने भी शेयर मिले 1225 पर शेयर के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मैंने उस 1225 वाले शेयर के लिए 100 रुपए, 200 रुपए या 500 रुपए दिए, तो वो माइनस हो जाएगा पर शेयर का अमाउंट। अगर वो शेयर लिस्टेड नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि उसके लिए कोई प्राइस तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फेयर मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी एज पर द कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन और एनी अर्लियर डेट बट नॉट मोर देन 180 डेज। तो हमें क्या करना है, उसकी वैल्यूएशन करानी पड़ेगी, क्योंकि शेयर मार्केट में लिस्टेड तो वो है नहीं। अब अगर हम एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर को लोन दे देते हैं फ्री में या सस्ते रेट पर, तो जो इंटरेस्ट रेट का फायदा हो रहा है एम्प्लॉय को, वो टैक्सेबल हो जाएगा। और इसके लिए हम लोन की अमाउंट पर रेट लगा देंगे इंटरेस्ट का, जो एसबीआई लगाता फर्स्ट डे ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। इसमें अगर कोई भी पैसा एम्प्लॉयर को वापस दे रहा है या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो माइनस हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं, मान लिया 5 लाख का लोन लिया और एसबीआई का रेट है 12%, लेकिन हम उससे 5% ही लेते हैं, तो इसका मतलब 7% का फायदा हुआ है उसका,
तो 7% के हिसाब से उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो लोन अगर कुछ पेमेंट हुआ है, वापसी हुआ है, कुछ लोन की इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हुई है, तो हमें याद रखना है कि हर महीने की आखिरी डेट पर हर महीने के हिसाब से इंटरेस्ट रेट निकाला जाएगा। और अगर लोन 20,000 रुपए तक का पूरे साल में, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। या गंभीर बीमारी के लिए स्पेसिफाइड डिसीजेज एज पर रूल 3A लोन लिया गया है, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। इसके बाद ट्रेवलिंग, टूरिंग या एकोमोडेशन है, इसमें तो जो भी खर्चा होता है पर्सनल, वो सब टैक्सेबल हो जाता है। तो यहाँ फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर की अपनी है, फैसिलिटी एम्प्लॉयर की अपनी है और सभी एम्प्लॉइज को दे रहा है, तो जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ है वो टैक्सेबल हो जाएगा एज ए परक्यूजिट। और अगर ये फैसिलिटी एम्प्लॉयर की है विच आर नॉट अवेलेबल टू ऑल एम्प्लॉइज, सबको नहीं दिया जाता है, तो टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इस टाइप की एजेंसी, इस टाइप की फैसिलिटी अगर कोई और एजेंसी देती तो वो कितना चार्जेस लेती, वो टैक्सेबल हो। सबके लिए अगर नहीं है तो ऑफिशियल टूर जो है वो तो फ्री होता है, लेकिन अगर वो एक्सटेंड हो गया है वैकेशन में, तो जो एक्स्ट्रा दिन है वही टैक्सेबल होंगे। और अगर कोई एम्प्लॉय का फैमिली मेंबर ऑफिशियल टूर में आया है, तो वो पूरे टाइम पीरियड के लिए टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि उनका ऑफिशियल टूर से कोई लेना देना नहीं है। फ्री मील, टी एंड स्नैक्स, अगर चाय, पकौड़ा, समोसा, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस मिलते हैं तो वो सब फ्री हो जाते हैं, है ना। रिमोट एरिया में भी फ्री है, ऑफशोर इंस्टॉलेशन में भी, विद इन ऑफिस प्रीमाइसिस और एट एनी अदर प्रीमाइसिस, तो ये सब फ्री है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बट फूड वर्किंग आवर्स में है, वो रिमोट एरिया में वो भी फ्री है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट नॉर्मल अगर आपको मिलता है फूड, तो वो 50 रुपए पर मील के हिसाब से फ्री है, उसके ऊपर का अमाउंट टैक्सेबल हो, 50 रुपीज पर मील। रिमोट एरिया वगैरह में तो सारा फ्री है। नॉर्मल केस में जहां पर आप ऑफिस जाते हैं वहां पर आपको खाना मिलता है, तो जितने का खाने का खर्चा हुआ है या जितने आपको कूपन मिले -50 पर मील, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और ये जो एग्जम्पशन है, ये एग्जम्पशन केवल और केवल तभी मिलेगी जब आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे, न्यू में ये एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी फूड की। गिफ्ट वाउचर या टोकन कैश में फुली टैक्सेबल है। अगर वाउचर गिफ्ट दिए गए हैं और वैल्यू ऑफ गिफ्ट लेस देन 5,000 है या इक्वल टू 5,000 है, तो ये फुली एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर ये अमाउंट या वैल्यू ऑफ गिफ्ट 5,000 से ज्यादा है तो फुली टैक्सेबल है। इसका मतलब अगर 4,500 रुपए की घड़ी दी है तो टैक्सेबल नील है। अगर 5,100 रुपए की घड़ी दी है तो 5,100 टैक्सेबल है। ठीक है, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, अगर ये ऑफिशियल पर्पस के लिए तो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी खर्चा प्राइवेट है और उसका पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। ना केवल पेमेंट जो खर्चा किया बल्कि एनुअल फीस भी। क्लब एक्सपेंडिचर, क्लब अगर हम ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, और अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए है तो जितना खर्चा पर्सनल पर्पस से रिलेटेड है वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब वगैरह सभी एम्प्लॉय को अगर फैसिलिटी दी जाती है तो ये टैक्सेबल नहीं हो। अगर सभी एम्प्लॉयज को ये फैसिलिटी दी जाती है तो टैक्सेबल नहीं होगा। मूवेबल एसेट का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, जैसे कार को छोड़कर, क्योंकि कार पर क्यूजिट हम अलग से पढ़ेंगे, तो कोई और मूवेबल एसेट है, वीडियो कैमरा है, मशीनरी है, कुछ है, आप पर्सनल यूज कर रहे हैं, तो जैसे फर्नीचर के बारे में हमने पढ़ा था, रेंट फ्री एकोमोडेशन में 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट आपके लिए टैक्सेबल हो जाता है, फर्नीचर की वैल्यू फर्निश्ड हाउस में। ऐसे यहाँ पर भी है, अगर एम्प्लॉयर का अपना है और अगर उसने किराए पर लेकर आपको दिया है तो एक्चुअल हायर चार्जेस ही टैक्सेबल हो जाएंगे। कंप्यूटर लैपटॉप फुली एग्जाम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं है। और अगर पार्ट ऑफ द मंथ के लिए यूज हो रही है कोई भी एसेट, तो उसे फुल मंथ माना जाएगा। और एम्प्लॉय ने अगर कुछ एम्प्लॉयर को पेमेंट करा है तो वो माइनस हो जाएगा। ये तो हम शुरुआत से बोलते हुए आ रहे हैं। ट्रांसफर भी किया जा सकता, मूवेबल एसेट ट्रांसफर करे जाएगा तो बुक वैल्यू में से हम लेस करेंगे सेलिंग प्राइस,
बट बुक वैल्यू निकालने के लिए डेप्रिसिएशन फिक्स रेट से हमें बता रखे हैं। वो क्या होंगे? कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं तो 50% पर एनम। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कंप्यूटर टाइप के ही हैं, लैपटॉप मोबाइल। 50% पर एनम WDV मेथड से, मोटर कार 20% पर एनम WDV मेथड से, बाकी कोई और असेट है 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से। डेप्रिसिएशन लगाते हुए हमें बुक वैल्यू निकालनी है, उसमें से सेलिंग प्राइस लेस करेंगे और जो आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। कंप्लीटेड ईयर के लिए डेप्रिसिएशन निकालना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेडिकल फैसिलिटी अगर दी जाती है इंडिया के अंदर, और मेडिकल फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल है तो फ्री है, अगर मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिली है तो भी फ्री है, अगर कोई स्पेसिफाइड डिसीजेज है इस पर रूल नंबर 3A तो भी फ्री हो जाएंगी। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी फ्री है फैमिली मेंबर्स के लिए, और फैमिली का मतलब बता रखा है। अगर इंडिया के बाहर फैसिलिटी मिल रही है तो एक अटेंडेंट भी साथ में जा सकता है। जाने को तो जितने मर्जी जाए, बट एग्जम्पशन एक और अटेंडेंट की मिल जाएगी। तो मेडिकल ट्रीटमेंट एम्प्लॉय का या उसके फैमिली मेंबर का इंडिया के बाहर हो रहा है तो उसका खर्चा और रहने का खर्चा जो है वो उतना एग्जेम्प्ट होगा जितना आरबीआई परमिट कर दे। जितना आरबीआई परमिट कर देगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एग्जेम्प्ट हो जाएगा पूरा, अगर उसकी सैलरी ये वाला खर्चा मिलाने से पहले 2 लाख से ज्यादा नहीं है। तो ग्रोस टोटल इनकम, सॉरी सैलरी नहीं, ग्रोस टोटल इनकम। तो ग्रोस टोटल इनकम पांचों हेड की इनकम को ऐड करके आती है। तो पांचों हेड की इनकम को ऐड करा जाए तो वो 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रेवल फ्री है। और अगर 2 लाख से ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ ट्रेवल टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव ट्रेवल कंसेशन में आप इंडिया के अंदर 4 साल में 2 बार घूमने जा सकते हैं। शॉर्टेस्ट रूट से कैलकुलेशन होगी, और ये आपको केवल और केवल फेयर के लिए जो अमाउंट खर्च हुआ है वही टैक्सेबल होगा या एग्जम्पशन कुछ मिलेगी। तो कंडीशन क्या है कि एग्जम्पशन में लिखा है कि ये 4-4 साल के ब्लॉक बने हुए हैं, इन 4 साल में आप 2 बार जाएंगे तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, 2 बार से ज्यादा जाएंगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। और इसमें मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है। सपोज 19, 20, 21, 22 है, किसी में भी घूमने नहीं गए, और 23, 24, 25, 26 इसमें हर साल घूमने गए, तो यहां तो कुछ घूमने ही नहीं गए। अब यहां पर ये होता है कि अगर आप घूमने ना जाएं या एक बार घूमने जाएं तो आप एक बची हुई जर्नी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले 4 साल के ब्लॉक के पहले साल। तो ये पिछले साल का माना जाएगा, ये भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, ये भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, केवल एक यही टैक्सेबल होगा, है ना। लेकिन अगर पिछले साल भी 2 जर्नी हो गई तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ होगा, तो फर्स्ट 2 एग्जम्प्ट होंगे, तीसरा टैक्सेबल, है ना। इसके लिए आउट ऑफ 2 जर्नी 1 जर्नी हम एक कैलेंडर ईयर में ही क्लेम कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द, वो जो मैंने कहा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फैमिली का मीनिंग बता रखा है। अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन, हवाई जहाज से जा रहे हैं तो इकोनॉमिक क्लास, नेशनल कैरियर, रेल से जा रहे हैं एसी फर्स्ट क्लास। और अगर जो जिस जगह आप जा रहे हैं वो कनेक्टेड नहीं है तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में हम लोग देखेंगे कि अगर वो एसी कनेक्ट होता तो क्या, एसी ट्रेन से कनेक्टेड होता तो क्या होता, वो हमारा एग्जाम्पशन हो जाएगा। या फिर अगर कोई वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड है तो वो, अगर वो नहीं है तो हम एसी फर्स्ट क्लास ये सोचेंगे कि अगर ये कनेक्टेड होता तो कितना टैक्सेबल होता। और एक और बात, जितना आपको पैसा मिला है खर्च करना पड़ेगा आपको। अगर आपने खर्च नहीं करा और जेब में बचा लिए पैसे तो जितना पैसा बचाया वो टैक्सेबल हो जाए। मान लिया आपको दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 10,000 रुपए मिले, आपका हवाई जहाज की टिकट मिल गई आपको 10,000 रुपए पर पर्सन। अब आप ट्रेन से चले गए ना, मिले 10,000, चले गए ट्रेन से 3,000 रुपए का टिकट, तो जो 7,000 रुपए आपने बचा लिए वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाए।
ठीक है ना। तो आपने कुछ भी पैसे या घूमने ही नहीं गए तो भी टैक्सेबल हो जाएगा, पैसा ले लिया लेकिन घूमने नहीं गए। बच्चे अगर 11098 से पुराने हैं तो जितने मर्जी बालक हो कोई दिक्कत नहीं है, 10 15 20। लेकिन अगर ये 110 या 98 के बाद के बालक हैं तो 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 से ज्यादा तभी अलाउड है जब वो मल्टीपल बर्थ हुआ, पहले एक बच्चा है उसके बाद 2 बच्चे हो गए तो टोटल 3 बच्चे अलाउ हो जाएंगे। लेकिन पहला एक है उसके बाद एक हुआ 2, उसके बाद 2 और हो गए तो वो अलाउ नहीं होंगे, शुरू के 2 ही अलाउ होंगे, है ना। और एलटीसी अगर बिना जर्नी के मिल गई है तो टैक्सेबल हो जाएगा। और ये एग्जम्पशन केवल और केवल तभी अलाउ होगी जब आप ओल्ड में जाएंगे, न्यू में आपको ये नहीं मिलने। 30 इक्विटी शेयर्स जो लगभग फ्री में मिल जाते हैं, जैसे हमने ई शॉप में पढ़ा था वही बात यहाँ पर भी आ जाएगी। एनी अदर बेनिफिट, कोई और बेनिफिट है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऐसी परक्विजिट जो टैक्सेबल होती हैं केवल और केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये मोटर कार फैसिलिटी, गार्डन वॉचमैन, स्वीपर फैसिलिटी, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर एजुकेशन फैसिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। तो सबसे पहले स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते कौन है? तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होंगे? जो डायरेक्टर है, चाहे होल टाइम डायरेक्टर हो चाहे पार्ट टाइम डायरेक्टर हो। ऐसे एम्प्लॉय जिसका 20% या उससे ज्यादा का इंटरेस्ट है इक्विटी शेयर्स या कंपनी में, इसे हम बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना। वोटिंग पावर बेसिकली है, क्योंकि कंपनी नहीं है कोई और फर्म है तो वहां पर 20% से ज्यादा वोटिंग पावर हो। या आपकी मॉनेटरी सैलरी आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 इफ एप्लीकेबल तो 50,000 से ज्यादा है। तो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई हो जाएगी तो हमारा एम्प्लॉय स्पेसिफाइड हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय स्पेसिफाइड नहीं है तो उसके लिए ये वाली सारी परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होंगी। मॉनेटरी इनकम का मतलब है कि हम सैलरी की इनकम निकालेंगे, परक्विजिट नहीं लेंगे। क्या लेंगे? बेसिक, डीए, बोनस, कमीशन, टैक्सेबल अलाउंसेस, मॉनेटरी परक्विजिट्स, कोई और भी कैश में मिला है वो सब ले लेंगे, एरियर वगैरह भी ले लेंगे। और सैलरी जो मिलेगी एक एम्प्लॉयर से ज्यादा तो वो भी ले लेंगे हम, और डिडक्शन दे देंगे अगर एप्लीकेबल है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में, और अगर नया है तो केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन। मोटर कार फैसिलिटी, मोटर कार फैसिलिटी दी जाती है अगर एम्प्लॉयर की अपनी कार है तो खर्चे भी एम्प्लॉयर कर रहा है। और मोटर कार फैसिलिटी दी गई है फुल्ली प्राइवेट पर्पस के लिए, तो एम्प्लॉय को कार फ्री में मिल गई तो 10% ऑफ कॉस्ट और साथ में खर्चा भी प्लस एक्सपेंसेस, ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर कार पार्टली यूज होती है प्राइवेट के लिए, पार्टली यूज होती है ऑफिस के लिए, तो उस सिचुएशन में या तो मैंने कहा था अलग अलग पूरा लॉग बुक बनाइए और देखिए कहां से कहां तक किस पर्पस के लिए गए हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो सिंपल सिस्टम है, हमारी 1600 सीसी तक की कार छोटी होती है और उसके ऊपर की कार बड़ी होती है। तो 1600 सीसी तक की कार को हम स्मॉल कार बोल देंगे और वहां पर 1800 रुपए पर मंथ टैक्सेबल कर देंगे। अगर ड्राइवर भी है, शॉफर भी है तो 900 रुपए पर मंथ शॉफर के भी जुड़ जाएंगे। और अगर कार बड़ी है जहां पर हमारा कार का इंजन 1.6 लीटर से ज्यादा है या 1600 सीसी से ज्यादा है तो वहां पर हम 2400 प्लस 900 रुपए पर मंथ ले लेंगे। ये तब लेंगे जब कार एम्प्लॉयर की है और खर्चा भी एम्प्लॉयर करता है। अब दूसरा केस है कार एम्प्लॉयर की है लेकिन खर्चा एम्प्लॉयर नहीं करता। कार एम्प्लॉयर की है लेकिन खर्चा एम्प्लॉय करता है, तो फुल्ली प्राइवेट है तो उसे केवल कार का फायदा हुआ तो 10% ऑफ कॉस्ट। और अगर पार्टली यूज होती है तो ऐसी सिचुएशन में छोटी कार के अमाउंट कम कर देंगे, 1800 की जगह हम 900 रुपए ले लेंगे, 600 रुपए, और बड़ी कार के 2400 की जगह 900 रुपए ले लेंगे। तो छोटी कार के 600 प्लस 900, ड्राइवर का चेंज नहीं होगा, छोटी कार का 600, बड़ी कार का 900।
मोटर कार एम्प्लॉय की है लेकिन खर्चा एम्प्लॉयर करता है, तो अब ये नाउ ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये सभी एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। परक्विजिट ना केवल स्पेसिफाइड बल्कि सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। कार फुली प्राइवेट है तो यहाँ पर केवल खर्चों का फायदा हुआ है, और अगर वो पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट यूज हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में स्मॉल कार इसमें उल्टा कर देंगे, एक्चुअल एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे 1800 और 900 रुपए, और अगर बड़ी कार है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे 2400 रुपए और 900 रुपए। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और ये भी कि ये टैक्सेबल होता है सबके लिए, टैक्सेबल फॉर ऑल, नॉट ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बल्कि सबके लिए टैक्सेबल हो जाता है। एक कार से ज्यादा मिली है तो कोई भी एक कार पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट मान लीजिए, बाकी की सभी कार को फुल्ली प्राइवेट माना जाएगा। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है, एम्प्लॉयर ने कार दी है किराए की लेकर के तो 10% ऑफ कॉस्ट की जगह एक्चुअल हायर चार्जेस ले लेंगे। कार फैसिलिटी मंथली है तो उसे इग्नोर कर देंगे, फुल मंथ नहीं लेंगे, इग्नोर कर देंगे। और अगर कार पार्टली प्राइवेट पर्पस और पार्टली ऑफिशियल पर्पस के लिए हो रही है, ये पॉइंट आप मत लिखिए, इफ कार फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंस तो ये फुली एग्जम्प्ट है, और ऑफिशियल पर्पस के लिए मिल रही है तो भी फुली एग्जम्प्ट है। अगर ये 2 व्हीलर है तो 600 रुपए पर मंथ ले लेंगे। ठीक है, 600 रुपए पर मंथ ले लेंगे। स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन या पर्सनल अटेंडेंट है तो ऐसे एम्प्लॉई पर्सनल एम्प्लॉई है, सर्वेंट है, तो इस पे जितना भी खर्चा हो रहा है वो एक्चुअल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि अगर ये एम्प्लॉई सर्वेंट्स एम्प्लॉयर के रखे हुए हैं तो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है। अगर ये सर्वेंट एम्प्लॉय के अपने हैं और अब एम्प्लॉयर पैसे दे रहा है तो ये सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर सबके लिए टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस जो भी एम्प्लॉयर ने दिए, यहां पर भी वही बात है, गैस कनेक्शन एम्प्लॉयर के नाम है या किसी और के नाम तो सब स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल है। गैस कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम है या इलेक्ट्रिसिटी या वाटर कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम है तो सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर हो जाएगा। यही बात लिखी हुई है। फ्री एजुकेशन फैसिलिटी, अगर फ्री एजुकेशन फैसिलिटी दी जाती है एम्प्लॉय को तो ये फ्री है, कोई भी टैक्सेबल नहीं है। अगर ये फैमिली मेंबर को दी जाती है एम्प्लॉय के और एम्प्लॉयर डायरेक्टली स्कूल को पेमेंट कर रहा है तो ये सबके लिए टैक्सेबल है। अगर एम्प्लॉय ने एजुकेशन खर्चा किया, बाद में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे दे रहा है तो यहां पर ये सभी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर हो जाएगा। ये वही है, दोनों बातें यहां पर भी यही लिखी हुई। जहां एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉयर दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है बच्चों को, जो एम्प्लॉयर का अपना इंस्टीट्यूट है या किसी और इंस्टीट्यूट में भी दे रहा है, तो हम ये देखेंगे उस टाइप का और इंस्टीट्यूट वहां क्या है और उसके चार्जेस हम लेंगे। लेकिन कुछ कुछ डिडक्शन मिलेगी अगर वो बच्चे हैं एम्प्लॉय, भाई बहन है तो नहीं, बच्चे हैं तो। अगर परक्विजिट की वैल्यू 1000 रुपए पर मंथ या उससे कम है तो फुली एग्जम्प्ट है, और अगर 1000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है तो फुली टैक्सेबल है। यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात नहीं है। और फैमिली मेंबर में कौन आते हैं, चिल्ड्रन में कौन आते हैं, ये बात लिखी हुई है। स्कॉलरशिप टैक्सेबल नहीं है, अगर स्कॉलरशिप दी जाती है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। एम्प्लॉय के ट्रेनिंग एक्सपेंसेस भी टैक्सेबल नहीं है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर को दी जाती है तो ये टैक्सेबल होगी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए। तो परक्विजिट के लिए हम देखेंगे जो जनरल पब्लिक के चार्जेस होते हैं वो ही टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है,
लेकिन अगर एम्प्लॉय वर्किंग है रेलवे में या एयरलाइन में तो ये टैक्सेबल नहीं हो। फुली एग्जेम्प्टेड परक्यूजिट्स जैसे फोन मोबाइल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वर्किंग आउटसाइड इंडिया हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और रेंट फ्री एकोमोडेशन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस या मिनिस्टर को सस्ते में माल बेचा है तो वो भी फ्री है, और ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा है ये भी फ्री है, ट्रेनिंग रिफ्रेशमेंट कोर्स है ये भी फ्री है। इसके बाद है रिटायरमेंट एंड डेथ पेमेंट्स। तो ये 6 तरीके की पेमेंट है, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, रिटेंचमेंट कंपनसेशन, वीआरएस एंड प्रोविडेंट फंड्स। तो सबसे पहले ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी अगर मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो ये फुली एग्जम्प्ट है, और अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एट 1972 में कवर है या नहीं है। अगर एम्प्लॉय कवर्ड है तो उसे एग्जम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 10(10) सेकंड में, और वो होगी मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ग्रेच्युटी की 20 लाख रुपीज माइनस एग्जम्प्टेड अर्लियर एंड कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू 15/26 इनटू लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी। यहाँ पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में 6 महीने से ज्यादा को 1 साल लेना होता है, और लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी में सैलरी का मीनिंग थोड़ा सा अलग है। सैलरी में बेसिक सैलरी लेना, डीए हमेशा लेना है। यहाँ स्टैंडर्ड सैलरी जैसा दिख रहा है लेकिन ये डीए हमेशा लेना, डीए स्पेशल वाला नहीं है। और अगर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है तो यहाँ 15 दिन की बजाय 7 दिन हो जाएगा। ये मिलेगी एग्जम्पशन, चाहे वो ओल्ड में है चाहे न्यू रिजीम में है, दोनों में मिलेगी। एम्प्लॉय जो कवर्ड नहीं है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में, उन्हें 10(10) थर्ड में एग्जम्पशन मिलेगी। Minimum of the following actual received 20 lakh minus exempted earlier and completed year of service into 1/2 into average standard salary. Completed year में more than 6 month को 1 year नहीं लिया जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा। और एवरेज स्टैंडर्ड सैलरी में पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी ली जाएगी, जिस महीना रिटायर हुआ उसे छोड़ दिया जाएगा, और सैलरी स्टैंडर्ड है जहां पर 3 चीजें हम लेते हैं। ग्रेच्युटी डेथ के समय फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगी, अगर डेथ हो गई है एम्प्लॉय की और तब मिल रही है तो फुली एग्जाम्प्ट है, और ये अवेलेबल होगी दोनों ही टैक्स रिजीम में, ओल्ड एंड न्यू दोनों में। पेंशन इंस्टॉलमेंट में सबके लिए टैक्सेबल है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, लेकिन लमसम में जब मिलता है जिसे हम कम्प्लीटेड पेंशन बिल बोलते हैं तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 10(10)(a) सेकंड में देखेंगे कि उसे ग्रेच्युटी मिलती है या नहीं। अगर उसे ग्रेच्युटी भी मिलती है तो 1/3 ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर उसे ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो 1/2 ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू एग्जम्प्ट हो जाएगा। पेंशन फैमिली मेंबर को अगर मिली है डेथ के बाद तो ये पेंशन जो मिलती है डेथ के बाद तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है अगर इंस्टॉलमेंट में मिल रही है, लमसम फ्री हो जाती है। इंस्टॉलमेंट वाली जो मिलती है वो 15,000 रुपए या 1/3 ऑफ पेंशन जो भी कम होती है वो एग्जम्प्ट हो जाती है। पेंशन भी दोनों ही टैक्स रिजीम में मिल जाती है। लीव एनकैशमेंट, छुट्टियों के बदले में पैसा मिलता है, अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस मिला तो फुली टैक्सेबल है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, रिलीफ मिल सकता है उन्हें 89 में। और अगर वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ले रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली एग्जम्प्ट है 10(10)(a)(1) में, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 4 एक्चुअल रिसीव्ड 25 लाख माइनस एग्जम्प्टेड अर्लियर 10 months सैलरी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो यहाँ एवरेज सैलरी नहीं लिखा, 10 month सैलरी लिखा तो पूरे 10 महीने की सैलरी ली जाएगी। और ग्रेच्युटी में लिखा था कि जिस महीना रिटायर हुआ है उसे छोड़ दो, लेकिन यहाँ लिखा है जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन से एक दिन, अगर उस दिन शाम को रिटायर हुआ तो शाम तक का, अगर उस दिन सुबह ही रिटायर हुआ है दिन में तो एक दिन पहले तक का लिया जाएगा। और जो अभी छुट्टियां अनयूज्ड बची हुई हैं उन छुट्टियों की सैलरी ली जाएगी। अब अनयूज्ड लीव के लिए याद रखिए, अगर एम्प्लॉयर 30 दिन से ज्यादा छुट्टी देता है तो हम 30 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं लेंगे, और इसके लिए कुछ टेक्निक्स वगैरह भी थी वो भी आपको ध्यान रखनी है। टोटल कितनी छुट्टियां मिली, मैक्सिमम 30 लेना है, इसमें से जो छुट्टी मान ली जो पैसा ले लिया वो माइनस कर देंगे,
और हमारा पैसा आ जाएगा। छुट्टी कितनी है? एवरेज सैलरी में 10 महीने की सैलरी को 10 से डिवाइड करना है, और लीव एनकेशमेंट फैमिली मेंबर को मरते हुए मिली है तो फुली एग्जाम। एग्जाम्पशन दोनों ही रिजीम में मिल जाएंगे। डिटैचमेंट कंपनसेशन जब आप निकाल देते हैं एम्प्लॉय को, तो एक्चुअल कंपनसेशन 5 लाख या कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू 1/2 इंटू एवरेज सैलरी लेना है, या मोर देन 6 मंथ को 1 ईयर लेना है। एवरेज सैलरी में पिछले 3 महीने की एवरेज सैलरी लेनी है। यहाँ सैलरी का मीनिंग भी अलग है। ऑल टैक्सेबल आइटम एक्सेप्ट बोनस एंड पीएफ, और यहाँ पर अवेलेबल होगी ये दोनों ही टैक्स रिजिम में। नाउ वीआरएस होता है एम्प्लॉय से कहा जाता है आप अपनी जॉब छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हैं, बदले में हम आपको कुछ कंपनसेशन दे देंगे। यहाँ पर आता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 5 लाख रुपए, या कंप्लीटेड योर सर्विस इनटू 3 मंथ इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी स्टैंडर्ड, और बचे हुआ टाइम पीरियड जो रिटायरमेंट की डेट तक और कितनी सैलरी मिलती आज की सैलरी के हिसाब से वो अमाउंट। तो चारों अमाउंट में से जो सबसे कम है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी, दोनों में ही एग्जम्पशन मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं पीएफ की एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या होता है। पीएफ एट द ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस हमने पढ़ लिया था कि जो स्टैच्यूटरी है फुली एग्जम्प्ट होता है। रिकॉग्नाइज में 12% से ज्यादा एम्प्लॉयर की सैलरी कंट्रीब्यूशन और 9.5% से ज्यादा का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। अनरिकॉग्नाइज फुली एग्जम्प्ट हो जाता है। बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या होगा, तो यहाँ पर 4 चीजें मिलेंगी। तो इसमें से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो कभी भी टैक्सेबल होगा ही नहीं, तो 3 चीजें ही हैं जो टैक्सेबल हो सकती हैं। इनमें भी स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो है वो फ्री है, फ्री रिटायरमेंट पे भी फ्री और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस भी फ्री, और उसे 80C की डिडक्शन भी मिल जाएगी अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं जो एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन है उस पर। तो एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो उस पर 80C की डिडक्शन भी मिल जाती है। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो फ्री है जब मिलेगा, इंटरेस्ट भी दोनों फ्री हो जाएंगे, तो इसमें कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में सब फ्री है क्योंकि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस टैक्सेबल कर दिया, तो यहाँ पर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर 80C की डिडक्शन मिलेगी, बाकी सब कुछ फ्री हो जाएगा। ठीक है, ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है कि भाई कोई बात रिपीट करिए पहले। अब रिटायरमेंट एंड डेथ के बारे में बताया है, वो पुराना रिपीट कर दिया कि पहले क्या होता था। तो यहाँ पर अगर 5 साल की सर्विस हो गई है, ठीक है, या आपकी हेल्थ खराब है एम्प्लॉय की, ठीक है, तो या उसने टर्मिनेट हुआ लेकिन अपना अकाउंट ट्रांसफर करा लिया नए एम्प्लॉयर के पास, या डेथ हुई है, तो ऐसी सब सिचुएशन में ये फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, इन केस ऑफ फेलियर टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशन, तो जो पैसा मिलेगा सैलरी का वो जितना पहले एग्जाम्प्ट हुआ था वो अब टैक्सेबल हो जाएगा। तो कितना एग्जाम्प्ट हुआ था पहले, अप टू 12% ऑफ सैलरी और इंटरेस्ट 9.5% तक, तो पूरा का पूरा अब टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन कहाँ टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में। ये कब होगा, जब इनमें से कोई भी बात अप्लाई नहीं हो रही, तब 5 साल की जॉब भी नहीं हुई है ना, या फिर वो बीमारी की वजह से नहीं है, या एम्प्लॉय के कंट्रोल से बाहर है और उसकी जॉब छुट्टी है, ऐसा भी नहीं है, और वो अपना अकाउंट ट्रांसफर भी नहीं करा रहा है, या डेथ भी नहीं हुई है, तो कुछ भी नहीं है इसमें से, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा जितना पहले एग्जाम्प्ट हुआ था। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड याद हो कि जब हमने पढ़ा था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस तो वो फुली एग्जाम्प्ट था, लेकिन ये अनरिकॉग्नाइज है तो अब नुकसान अब पता चलेंगे। एक तो 80C में डिडक्शन नहीं मिलेगी, और दूसरा जो मिलेगा 100% टैक्सेबल हो जाएगा। पहले तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं हुआ था, अब रिटायरमेंट डेथ पर जो भी मिलेगा फुली टैक्सेबल हो जाएगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो तो कभी टैक्सेबल हो ही नहीं सकता, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे 80C की डिडक्शन भी मिलती है और हमेशा एग्जाम्प्ट होता है, चाहे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस हो या उसके बाद, हमेशा है फ्री। ऐसी अप्रूव सुपर एन्युएशन फंड होता है, ये एम्प्लॉयर पेंशन देने के लिए बनाता है, और ये भी फ्री है सब कुछ, और 80C की डिडक्शन भी
मिल जाती है। टैक्स रिलीफ मिलती है कभी कभी सेक्शन 89 में, अगर एरियर ऑफ सैलरी या एडवांस सैलरी का हिसाब होता है। अगर आपको एरियर ऑफ सैलरी मिली है, बहुत सारे साल की पिछले सालों की सैलरी इकट्ठी मिल गई, तो अगर उन अलग अलग ईयर में मिली होती तो कम टैक्स होता, अब ज्यादा है तो आपको उतना रिलीफ मिल जाएगा जितना आप टैक्स ज्यादा दे रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सैलरी एरियर है या एडवांस है, ठीक है, आपको एक साल में 12 महीने से ज्यादा की सैलरी मिल गई है या फैमिली पेंशन वगैरह है, एरियर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 आपको कैलकुलेट करना टैक्स पेबल प्रीवियस ईयर में जिस साल आपको ये मिला है, टोटल इनकम इंक्लूडिंग एडिशनल सैलरी एंड टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एडिशनल सैलरी, दोनों का डिफरेंस निकालें। मैंने आपको इस सिंपल मेथड बताया था, लेकिन ये भी वही काम करता है। टैक्स निकालिए, मान लिया आपको एरियर ऑफ सैलरी मिला, तो सैलरी मिलाकर और सैलरी हटाकर, तो जो दोनों का टैक्स का डिफरेंस है वो अल्टीमेटली सैलरी पे कितना टैक्स पड़ा ये पता चल रहा है। फिर आप क्या करिए, पिछले जितने भी सालों की सैलरी है उन सब ईयर में भी यही काम करिए, एक बार सैलरी को मिलाकर और एक बार सैलरी को हटाकर, और उनका डिफरेंस निकालिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पिछले सालों में सैलरी मिली होती तो कितना टैक्स लगता उन पिछले सालों में, और इस साल मिली है तो कितना। अगर इस साल कम टैक्स लग रहा है कोई टेंशन नहीं, ज्यादा लग रहा है तो जितना ज्यादा उतनी आपको रिलीफ मिल जाएगी 89। ठीक है, तो यही बात यहां बता रखी है। 80C की डिडक्शन मिलती है, 80C की डिडक्शन मिलती है किसको, इंडिविजुअल को बस, चाहे वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, एचएफ को चाहे वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, और ये सेविंग या इन्वेस्टमेंट करने पर मिलती है, और ये सेविंग या इन्वेस्टमेंट आपको करना होता है ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख, 1.5 लाख से ज्यादा की आपको छूट ये नहीं मिलती, लेकिन ये पुराने में ही मिलेगी, नए टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। और आपको कहाँ कहाँ पैसा लगाया जा सकता है आपके थ्रू, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस स्कीम में, पीपीएफ में, एम्प्लॉय का पीएफ में कंट्रीब्यूशन है रिकॉग्नाइज में, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, म्यूचुअल फंड जो 80C वाले होते हैं वो वाले म्यूचुअल फंड, नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन, फुल टाइम एजुकेशन, रीपेमेंट ऑफ लोन, हाउसिंग लोन, इन्वेस्टमेंट इन एलिजिबल इशू, एन्युटी प्लान्स, पेंशन फंड्स, फिक्स डिपॉजिट्स, ये भी सब एलिजिबल हैं। इनके अलावा भी ये सब अवेलेबल होती हैं चीजें, बॉन्ड्स और नाबार्ड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, एनी अदर इन्वेस्टमेंट, तो ये सारी चीजें आपको डिडक्शन मिल जाती। तो ये हमने पढ़ा शुरू से लेके अब तक का सारा सैलरी, जो लगभग 1 घंटे के आसपास के टाइम में ही कवर हुआ है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो यहाँ पर आप शुरू से लेके आखिरी तक की सारी सैलरी को रिवाइज कर लेते हैं, मन में देख लेते हैं। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे हैं तो ये और ज्यादा अच्छे से काम करेगा। कभी भूल गए हैं और कोई बात याद करनी है तो ये, अगर मैं इसको बिल्कुल ही शॉर्ट नोट्स बनाता, बिल्कुल ही शॉर्ट बना देता तो 10 मिनट में वीडियो हो जाती, बट उसमें बहुत ही ज्यादा ऊपर से हमारा रिवीजन हो पाता। एक वो भी वीडियो बना दूंगा मैं, उसमें हम केवल 10 मिनट में पूरे सैलरी का रिवीजन कर लेंगे, उसमें शॉर्टकट में सारा रिवीजन आ जाए। अभी एग्जाम टाइम में टेंशन में आ गया क्या था, उसे देख करके आपको लगा कि चलो 10 मिनट में हमारी सैलरी का रिवीजन हो जाएगा। तो ये पूरी सैलरी है, सैलरी में सारा खेल है पॉइंट का, छोटे छोटे पॉइंट वो सारे आपको याद रखने, तभी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना।